जम्बू द्वीप के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। उनके अदम्य साहस और तलवार की धार ने इतिहास में पहली बार जम्बू द्वीप को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि इरादे बुलंद हों तो सारे विश्व को अपने कदमों में झुकाया जा सकता है। प्रतिभा, साधन और संसाधनों की मोहताज नहीं होती। उनका दौर जाति और वर्ण व्यवस्था से कोसों दूर था। फिर आज का दिन धरती के इस वीर योद्धा के लिए बेहद खास है। चंद्रगुप्त की इच्छा मृत्यु का आज 8वां दिन है। उनका शरीर निष्क्रिय पर मस्तिष्क में अब भी चेतना बाकी है। उनके गुरु भद्रबाहु के परामर्श पर आज उनका जलपान भी बंद कर दिया गया है। भद्रबाहु वहाँ उपस्थित जैन उपासकों को निर्देश देते हैं। अधीर, यह तुम्हारा दायित्व है कि सम्राट को किंचित मात्र भी पीड़ा ना हो। यहाँ तुमसे श्रेष्ठ कोई मुनि नहीं है जो संथारा की पीड़ा रहित परंपरा से अवगत हो। इस पर अधीर ने मौन स्वीकृति देते हुए सिर झुकाया। उधर चंद्रगुप्त का मस्तिष्क बीती बातों को याद कर रहा था। मैं चंद्रगुप्त मौर्य, पिपलीवन के गढ़मुख सूर्यगुप्त और प्रियदर्शना का पुत्र। शाक्य और कुलों की तरह हम भी खत्तीय हैं। मेरे पिता विशाल खेतों के स्वामी थे। वे सदाशिवों के साथ शिकार खेलने गए थे। उन्होंने शेर का शिकार किया था। मगध सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर मेरे माता पिता को बंदी बना लिया। पिपलीवन गढ़ की राजमहिषी अब नंद के अंतःपुर की दासी बन गई और मौर्य से मुरा हो गई। एक सामान्य बालक की भांति मुझे मेरी माता का स्नेह और उसके आंचल की छांव न मिल सकी। मैं सदैव उसके स्पर्श के लिए लालायत रहा। एक अनाथ का जीवन हेय दृष्टि से देखा जाता है, फिर वह चाहे खत्तीय ही क्यों न हो। पग पग पर तिरस्कार, अवहेलना और ईर्ष्या को सहते हुए मेरे जीवन में वह दिन भी आया जब मैं विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर के सम्मुख तक्षशिला में खड़ा था और उसे मगध विजय के गुप्त रहस्य समझा रहा था। अति उत्तेजना में कुछ ऐसा अनर्गल कह गया कि सिकंदर बुरी तरह से कुपित हो उठा। मैं ही जानता हूं कि उस दिन मैंने कैसे अपने प्राण बचाए। भला हो पंजाब के राजा परवर्तक का, जिसने अपनी सेना का गठबंधन मेरी सेना के साथ कर लिया, जिसमें अधिकतर युवा विद्यार्थी ही थे। 322वें वर्ष में मेरा सामना धननंद के सेनापति भद्रसाल से हुआ। वो वीरता से लड़ा पर मेरे वीरों के सामने टिक न सका और उसे अस्त्र डालने पड़े। पाटलिपुत्र का युद्ध मेरे लिए निर्णायक रहा और धननंद मारा गया। जिस महल में मेरी मां को अपमानित किया गया था, आज उसी महल में मेरा राज्याभिषेक किया गया। राज्य बंटवारे की इच्छा रखने वाले राजा पोरस को मैंने विष कन्याओं के द्वारा मरवा डाला था। अब मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं जम्बू द्वीप की पश्चिमोत्तर सीमा से सिकंदर के क्षत्रपों को बाहर खदेड़ दूं। मेरे भय से पंजाब के क्षत्रप यूदेमस ने सिंध और पंजाब को खाली कर दिया। मेरा साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। 305वें वर्ष में मैंने सिंध क्षेत्र में सीरियन शासक सेल्यूसिड वंश के सेल्यूकस प्रथम को पराजित किया। उसकी मंशा मुझसे मगध छीनने की थी, पर मैंने उससे हिरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान छीन लिए। साथ ही उसे अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह मुझसे करने के लिए विवश होना पड़ा। सहृदयता दिखाते हुए मैंने सेल्यूकस को 500 सैन्य प्रशिक्षित हाथी उपहार में दिए, जिनका प्रयोग उसने इप्सिस के युद्ध में एंटीगोनस के विरुद्ध सफलतापूर्वक किया था। मैंने सौराष्ट्र विजय कर अपने साले पुष्यगुप्त को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया और स्वयं कोंकण होता हुआ अन्नामलाई की पहाड़ियों से कोंगू स्थित पोदयल की पहाड़ियों तक पहुंचा और अंत में कलिंग के विस्तृत मैदान में शिविर लगा दिए, जहां पूर्वी बंदरगाहों पर अधिकार करने और हाथियों को प्राप्त करने के लिए मैंने दया नदी को रक्त से लाल कर दिया था। मेरे जीवन में एक विलक्षण व्यक्ति भी था जिसका नाम मेगास्थनीज था।
उसे सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर मेरे दरबार में भेजा था। ये अचंबा ही है कि उसने मेरे राज्य में कहीं दास नहीं देखे। मुझे उसने ही गणना करके बताया कि पाटलिपुत्र 4.5 मील लंबा, 1.25 मील चौड़ा था और उसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार थे। और हाँ, मेरा राजमहल सूसा के महलों से श्रेष्ठ है, यह भी बताया। वह इस बात से अचंभित हुआ था कि मेरे प्राणों की रक्षा महिला अंगरक्षिकाएं करती हैं। मैंने उत्तरापथ के माध्यम से यूनान को जम्बूद्वीप के मगध से जोड़ दिया। मुझ पर 2 मैसोडियन क्षत्रप, फिलिप और पार्थिया के क्षत्रप निकेनोर की हत्या करवाने का आरोप मढ़ा गया, जो नितांत असत्य है। राजनीतिक व्यस्तता ने मुझे इतना समय ना दिया कि मैं अपने परिवार को समझ पाता। यूं तो मेरा रनिवास मन भावन सुंदरियों से भरा था, पर दुर्धरा ने मुझे पुत्र सुख दिया था। राजमहिषी की मृत्यु ने मुझे भद्रबाहु के समीप ला खड़ा किया था। वे मुझे अवंती नरेश के संबोधन से संबोधित करते थे। मैंने उन्हीं से जिन ज्ञान प्राप्त किया था, बस इतना ही स्मरण रहा। जयम चरे जयम चिट्ठे, जय मासे जयम सय, जयम भुजंतो भाजंतो पावकामम न बंधई। अर्थात सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक खड़े हो, सावधानी पूर्वक बैठो, सावधानी पूर्वक सो, सावधानी पूर्वक खाओ और सावधानी से वाणी बोलो, तो पाप कर्म बंधन नहीं होता। 298वें वर्ष में श्रवणबेल गोला की चिक्का बेटा पहाड़ी पर अन्न जल त्याग कर मैं अपने शरीर का त्याग करने जा रहा हूँ। भद्रबाहु का कहना है कि मैं अंतिम मुकुटधारी दिगंबर मुनि कहलाऊंगा और मैं मोक्ष प्राप्त कर अंतिम श्रुत कैवल्यी बन जाऊंगा। मैंने अपने जीवन भर जो भी कर्म किए, नीति अनीति के निर्णय लिए, उन सब का फल मैं स्वयं भोगूंगा। अपने अन्यायपूर्ण कृत्यों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपार प्रकाश दिखाई दे रहा है। वर्धमान, मेरे पापों को क्षमा कर अपने चरणों में स्थान दे। उधर चंद्रगुप्त की मृत्यु होते ही सभी मुनि नमोकार का उच्चारण करने लगे। मौर्य साम्राज्य का काल भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा कालखंड था जिसे स्वतंत्रता, महानता और वैभव का प्रतीक कहा जा सकता है। मौर्यों के बाद जम्बूद्वीप में फिर कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ जिसने मौर्यों से बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो, फिर वे चाहे मुगल हों या अंग्रेज। खत्तीय और राज परिवार से संबंधित होते हुए भी चंद्रगुप्त ने जिन कठिनाइयों से सम्राट के पद को धारण किया वह असाधारण था। मैकस्थनीज ने ठीक ही कहा था कि महान सम्राट जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। वह चंद्रगुप्त ही थे जिन्होंने 16 महाजनपदों को जीतकर मगध के इतिहास को समस्त भारत का इतिहास बना दिया था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।